एंड वेलकम बैक। हम आज के लेक्चर में उन फॉर्मेलिटीज़ की बात करेंगे या उन मोड्स की बात करेंगे जिनके होने पे हम ये कहते हैं कि जो गिफ्ट है या जो हिबा है मुस्लिम लॉ के अंदर वो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब अब जो ट्रांसफ़र हुआ है प्रॉपर्टी का वो कंप्लीट भी है और वो वैलिड भी है। ठीक है, तो उसके लिए तीन चीज़ें जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली चीज़, अ डिक्लेरेशन बाय द डोनर। ठीक है, दूसरी एक्सेप्टेंस बाय द डोनी। ठीक है, और तीसरी डिलीवरी ऑफ पोजेशन। पोजेशन किसका? प्रॉपर्टी का। सो डिलीवरी ऑफ पोजेशन बाय डोनर एंड टेकिंग ऑफ इट बाय द डोनी। ठीक है, सो फर्स्ट विल लुक एट व्हाट डू वी मीन बाय अ डिक्लेरेशन बाय द डोनर। जब भी हम बोलते हैं कि जो डोनर है वो अगर किसी को कोई गिफ्ट दे रहा है तो उसको उस गिफ्ट को डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसका मतलब हम क्यों चाहते हैं कि वो डिक्लेयर करें? क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों की नॉलेज में, जो आउटर वर्ल्ड है उसकी नॉलेज में इस चीज़ को डालें कि ये आपकी प्रॉपर्टी थी और अब आप इस प्रॉपर्टी को किसी और को दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड डिक्लेयर है, ठीक है, तो जब भी हम डिक्लेरेशन की बात करते हैं, ये जो वर्ड डिक्लेयर है, ये वर्ड खुद में ये कहता है कि डिक्लेरेशन का मतलब जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट बाकी जो वर्ल्ड है उसको इन्फॉर्म करने के लिए दिया है। सो यू वांट टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट इट, मे बी थ्रू वन इंडिविजुअल, जिसको आप ये कह लीजिए किसी एक विटनेस के थ्रू आप बताना चाहते हैं, या फिर आप ओपनली पब्लिक में बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो डिक्लेयर करना डोनर को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर डोनर अकेले कमरे में बैठ के खुद से ही ये कह दे कि मैं जो है ये गिफ्ट अपने बेटे को दे रहा हूँ और वहाँ पे कोई नहीं है, तो फिर वो क्या होगा? वो डिक्लेरेशन नहीं होगा। ठीक है, सो डिक्लेरेशन वर्ड खुद में अगर आप देखेंगे तो इस वर्ड का मतलब ही यही है कि आप उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को आप पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है ना, तो जब भी हम बात करते हैं कि जो डोनर है वो डिक्लेरेशन देगा, तो इसका मतलब पहली चीज़ बड़े ही क्लियर शब्दों में आप बताएंगे कि आप ये जो प्रॉपर्टी है आप डोनी को देना चाहते हैं, जिस भी इंसान को आप देने चाहते हैं। ठीक है, दूसरा, आपकी जो इंटेंशन है वो बड़ी ही क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आपकी इंटेंशन बोनाफाइड इंटेंशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब आप जो है, आपका इंटेंशन ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है जिसको आप देना चाहते हैं वो उसको मिल जाए आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, आउट ऑफ केयर, जो भी आप देना चाहते हो। आपकी इंटेंशन मैलिफाइड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप वो गिफ्ट तो दे रहे हैं, आप वो ट्रांसफ़र तो कर रहे हैं, पर वो जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो या तो किसी को चीट करने के लिए कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने किसी से कर्जा लिया है, ठीक है, और वो उसको पता है कि अगर ये प्रॉपर्टी मेरे पास रहेगी तो हो सकता है कि क्रेडिटर्स जो हैं अपना जिससे आपने कर्जा लिया है वो कल को चाहे तो अपना जो हक है वो इस प्रॉपर्टी के थ्रू ले सकते हैं। तो आप या जो भी इंसान है वो क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को किसी और को गिफ्ट में दे देता है। तो यहाँ पे इंटेंशन क्या है? इंटेंशन आपका किसी को गिफ्ट देने का नहीं था। इंटेंशन यहाँ पे क्या था? किसी को जो क्रेडिटर्स हैं उनके साथ फ्रॉड करने का था। ठीक है, या क्रेडिटर्स को उनके राइट ना देने का था। ठीक है, तो इंटेंशन बड़ी ही क्लियर होनी चाहिए, इंटेंशन बोनाफाइड होनी चाहिए। और तीसरी बात, जब हम, जैसे मैंने कहा कि जब आप वर्ड डिक्लेयर कहते हैं तो इसका मतलब आपने जो वो स्टेटमेंट दिया है या आपने जो वो ऑफर दिया है, ठीक है, वो या तो विटनेसेस के सामने दिया है, ठीक है, कुछ लोगों के सामने आपने दिया है, या फिर आपने ये पब्लिक में स्टेटमेंट इशू किया है। ठीक है, इन दोनों में से एक होना ज़रूरी है। तो अगर आप आइसोलेशन में कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो डिक्लेरेशन नहीं मानी जाएगी। ईदर इन फ्रंट ऑफ द विटनेसेस और in public you have issued a statement, you've declared your intention to transfer that property, खुद से अपने उससे किसी और को आप किसको दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए डिक्लेरेशन में अब अगर हम एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करें कि कोई फादर साहब हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनकी 3 फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी तीनों फैक्ट्रीज़ को अपने एक एक बेटे को संभालने के लिए दी है, उसको मैनेज करने के लिए दी है। ठीक है, अब वो तीनों बेटे
एक एक फैक्ट्री को संभाल रहे हैं, उसका जो प्रॉफिट आता है वो भी खुद रख रहे हैं। कुछ समय के बाद फादर की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए एक बेटा पार्टीशन के लिए अप्लाई करता है कि पार्टीशन होना चाहिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब फादर साहब ने जो प्रॉपर्टी तीनों बेटों को इंडिविजुअली दी थी मैनेज करने के लिए, क्या वो उन फादर के पार्ट पे क्या वो एक डिक्लेरेशन था गिफ्ट का? क्या मैनेजमेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट के लिए दी गई थी, क्या उसको डिक्लेरेशन माना जा सकता है कि फादर ने इंटेंशन शो की है कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं? तो ये कोई डिक्लेरेशन नहीं है, ये सिर्फ आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप उनको मैनेज कीजिए, ठीक है। डिक्लेरेशन में इंटेंशन क्लियर होता कि भाई ये प्रॉपर्टी हम आपको दे रहे हैं, तो ये इस सिचुएशन में ये जो फादर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है फॉर मैनेजमेंट, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज गिफ्ट, या उस असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को, द डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द 3 sons cannot be called as declaration. ओके, तो डेक्लेरेशन में ये चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। इंटेंशन बड़ा ही क्लियर होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए, किसी को फ्रॉड करने के लिए या चीट करने के लिए वो आप जो है गिफ्ट नहीं दे रहे हैं। तीसरी चीज़ जो डेक्लेरेशन से रिलेटेड है कि ये जो है या तो विटनेसेस के सामने आपने अपना इंटेंशन बताया है या आपने ऑफ़र रखा है, क्योंकि अ डिक्लेरेशन बाय द डोनर इट्स एक्चुअली आप अपना ऑफ़र दे रहे हैं। हमने शुरू में पढ़ा था कि जो गिफ्ट है, हिबा है, उसमें जो ट्रांसफ़र है वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि जो डोनर है वो ऑफ़र देता है, डोनी जो है वो उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये जो आप ऑफ़र दे रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए, ये या तो विटनेसेस के सामने हो या फिर आप पब्लिक में एक स्टेटमेंट इशू करें, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सेप्टेंस बाय द डोनी, जिसको हम कहते हैं कबूल, ठीक है। तो डोनर ने अपना गिफ्ट देने का प्रपोजल डोनी को दिया, डोनी को अब उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अब उस गिफ्ट को कबूल करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब ये जो एक्सेप्टेंस है ये कौन दे सकता है? कि देखिए, इसके लिए सिर्फ 2 ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। वो 2 इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है? आप मेजर होने चाहिए एंड यू शुड बी अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड। अगर आप मेजर नहीं हैं, ठीक है, और आप पर्सन ऑफ साउंड माइंड नहीं हैं, तो आपके बिहाफ पे कोई और जो है गिफ्ट को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो जो गार्डियन होता है, दैट गार्डियन विल एक्सेप्ट द गिफ्ट ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी। तो डोनी अगर माइनर है या फिर डोनी जो है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, सो ऑन दैट बिहाफ हु विल एक्सेप्ट द गार्डियन, ठीक है। मुस्लिम लॉ के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो ऑर्डर है गार्डियन का वो ये है कि सबसे पहले फादर, अगर फादर नहीं है और फादर ने किसी एग्जीक्यूटर को अपॉइंट किया है अपने विल के अंडर, देन दैट पर्सन, अब ये जो इंसान है ये कोई भी हो सकता है, फादर किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा नंबर उनका है जो एग्जीक्यूटर विल के अंदर अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। थर्ड इज द ग्रैंडफादर, ठीक है। तो ग्रैंडफादर, अगर एग्जीक्यूटर नहीं है, कोई एग्जीक्यूटर अपॉइंट नहीं किया गया, देन कम्स द ग्रैंडफादर। Also, after the grandfather, if grandfather is also not there, then any executor appointed by the grandfather under his will, ठीक है। तो ये 4 लोग, या तो पहले फादर करें या फिर फादर नहीं है, फादर ने अपनी विल के अंडर, वसीयत के अंडर किसी एग्जीक्यूटर को अपॉइंट किया है, ठीक है। अगर वो भी नहीं है ऑप्शन, तो तीसरा है फिर ग्रैंडफादर का। अगर ग्रैंडफादर भी नहीं है तो फिर अगर ग्रैंडफादर ने किसी को अपॉइंट किया है अपनी विल के अंडर, फिर वो इंसान, ये जो एग्जीक्यूटर है फादर की विल के अंडर और ग्रैंडफादर की विल के अंडर, ये कोई भी हो सकता है, कोई भी रिलेटिव हो सकता है, ठीक है। तो पहली चीज़, तो पहला हक फादर का होता है। तो अगर किसी माइनर को गिफ्ट दिया जा रहा है तो उसका एक्सेप्टेंस कौन देंगे? उनके फादर देंगे, या फिर कोई पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है तो उनके जो बिहाफ पे गिफ्ट है तो ये लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब दूसरी
सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो ये है कि मान लीजिए एक केस था मूसा मियाँ वर्सेस कादर बुक्स का। अब इस केस में क्या हुआ, जो ग्रैंडफादर है उन ग्रैंडफादर ने अपने पोतों के लिए गिफ्ट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब जो गिफ्ट डिक्लेयर किया था वो दोस्तों के सामने वो गिफ्ट डिक्लेयर किया। ठीक है, और बड़े ही क्लियर शब्दों में उन्होंने अपना गिफ्ट जो है डिक्लेयर किया। अब उन बच्चों के फादर भी अलाइव थे, और जब ये गिफ्ट डिक्लेयर किया गया तब फादर वहाँ नहीं थे। उसके बाद जो ग्रैंडफादर साहब हैं वो मक्का वगैरह चले गए, और आने के बाद चीज़ें ऐसे ही नॉर्मली होती रही। अब उनकी डेथ के बाद ये सवाल गिफ्ट को चैलेंज किया गया। किस बेसिस पे? ये कहा गया कि भाई ये जो गिफ्ट आप कह रहे हैं कि ग्रैंडफादर ने अपने पोतों को दिया था, ये गिफ्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि जो पोते थे वो माइनर थे, तो एक्सेप्टेंस जो दे सकते थे वो कौन दे सकते थे? वो फादर दे सकते थे, क्योंकि फादर अलाइव थे। फादर अगर अलाइव हैं तो उनकी प्रेजेंस में कोई और नहीं दे सकता है, बट फादर ने किसी भी तरीके का कोई एक्सेप्टेंस नहीं दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो गिफ्ट है उसकी एक कंडीशन जो कि एक्सेप्टेंस है बाय द डोनी। और डोनी अगर मेजर है, साउंड पर्सन है, तो वो खुद देगा। अगर वो नहीं है तो उसके बिहाफ पे ये लोग देंगे, तो वो नहीं हो पाया। ठीक है, इसलिए वो गिफ्ट जो है वो वैलिड नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर फादर अलाइव है तो फादर ही देंगे, ग्रैंडफादर भी नहीं दे सकते या कोई और इंसान नहीं दे सकता। ओके, एक सवाल, क्या मदर जो है क्या वो एक्सेप्टेंस दे सकती है? अगर फादर अलाइव हैं या ग्रैंडफादर अलाइव हैं तो फिर मदर एक्सेप्टेंस नहीं दे सकती। अब पर ये ज़रूर हो सकता है कि फादर अपने विल के अंडर मदर को एग्जीक्यूटर बना दें, तो फिर अगर फादर साहब नहीं हैं और उनकी विल ऑपरेट कर जाती है तो फिर तो मदर आराम से एक्सेप्टेंस दे सकती है। तो मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है, वो तभी एक्सेप्टेंस ले सकते हैं या दे सकते हैं जब विल के अंडर, या तो फादर की विल के अंडर या फिर ग्रैंडफादर की विल के अंडर उनको एग्जीक्यूटर बनाया गया है। अब बात करते हैं हस्बैंड की। ठीक है, अब मान लीजिए कोई माइनर है, मैरिड वुमेन है, माइनर मैरिड वुमेन। ठीक है, नाउ दिस वुमन हैज़ अटेन्ड मेजॉरिटी हैज़ अटेन्ड प्यूबर्टी एंड शी इज़ लिविंग विद हर हस्बैंड। ठीक है, और इनके फादर साहब भी जिंदा हैं। तो और इस जो माइनर है, मैरिड वुमेन है, इसको कोई गिफ्ट मिलता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इनके बिहाफ पे ये जो माइनर मैरिड वुमेन है, क्योंकि वो तो माइनर है, वो तो गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, कौन गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकता है? इस सिचुएशन में अगर माइनर मैरिड वुमेन है हु हैज़ अटेन्ड प्यूबर्टी and she is living with her husband, in that case the husband can also accept the gift on her behalf. हस्बैंड भी जो है वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। फादर अगर अलाइव है, कोई उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, हस्बैंड फिर भी गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका रीज़न ये होता है कि जब शादी होती है और जो फादर हैं वो अपनी बेटी को हस्बैंड के पास भेज देते हैं, तो एक तरीके से जो फादर हैं वो अपनी डॉटर की जो मैनेजमेंट है उसके अफेयर्स का वो ट्रांसफ़र कर देते हैं टू हर हस्बैंड। ठीक है, तो अगर माइनर मैरिड वुमेन का केस है, शी हैज़ अटेन्ड प्यूबर्टी नंबर 1 प्लस शी इज़ लिविंग विद द हस्बैंड, इन दैट सिचुएशन अगर दोनों ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, देन हर हस्बैंड कैन एक्सेप्ट द गिफ्ट ऑन हर बिहाफ, नो मैटर दैट द फादर इज ऑल्सो अलाइव। तो अगर फादर साहब जिंदा भी हैं तब भी हस्बैंड उनके बिहाफ पे गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और सिचुएशन की कि मान लीजिए कोई गार्डियन है ही नहीं, कोई गार्डियन अलाइव ही नहीं है, तो क्या उस सिचुएशन में कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकता है माइनर के बिहाफ पे? सो दिस इज़ वेरी क्लियर दैट इफ़ नो गार्डियन इज अलाइव, ठीक है, ना फादर है ना ग्रैंडफादर है, ना उनके विल के अंदर कोई एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया गया है,
तो उस सिचुएशन में जब कोई भी गार्डियन जो है अलाइव नहीं है, देन एनी पर्सन कैन एक्सेप्ट द गिफ्ट ऑन देयर बिहाफ, ऑन द माइनर्स बिहाफ दैट गिफ्ट कैन बी एक्सेप्टेड। बट अगर एक भी गार्डियन अलाइव है तो फिर ये जो बाकी रिलेशंस हैं वो गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर गार्डियन है तो बाकी रिलेशंस किसी भी तरीके से उस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बट अगर कोई गार्डियन नहीं है तो उस सिचुएशन में जो है कोई भी जो है गार्डियन वो गिफ्ट गार्डियन सॉरी कोई भी रिलेशन उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो एक्सेप्टेंस में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड जो केस लॉज हैं जिनमें इन बातों पे कोर्ट ने डेलिब्रेट किया है, डिस्कस किया है, वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम हर टॉपिक से रिलेटेड केसेस पे बात। ओके, नाउ लुक एट द डिलीवरी ऑफ पोजेशन बाय डोनर एंड टेकिंग ऑफ इट बाय द डोनी। ठीक है, तो तीसरी इम्पोर्टेंट जो फॉर्मेलिटी है या एसेंशियल कंडीशन है फॉर अ गिफ्ट टू बी कंप्लीट एंड वैलिड इज डिलीवरी ऑफ पोजेशन। देखिए, हमने पहले भी सुना था, पढ़ा था कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में चैप्टर 7 में जो गिफ्ट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और जो हीबा में है उसमें जो एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है वो है डिलीवरी ऑफ पोजेशन का। हीबा में इमीडिएट डिलीवरी ऑफ पोजेशन देना ज़रूरी है फॉर दैट गिफ्ट टू बी वैलिड एंड कंप्लीट, जबकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इमीडिएट डिलीवरी ऑफ पोजेशन देना ज़रूरी नहीं है। वो बाद में भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस जो डोनर और डोनी ने अपने बीच में सेट किए। ठीक है, तो ये जो वर्ड है डिलीवरी ऑफ पोजेशन, ये जो शब्द है पोजेशन, इसका मतलब क्या है? पोजेशन का मतलब होता है ओनली सच पोजेशन एज द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी इज केपेबल ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ कि पोजेशन का क्या मतलब, सच में फिजिकल पोजेशन होता है? तो अगर फिजिकल पोजेशन होता है तो सिर्फ जो प्रॉपर्टीज़ मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं या फिर जो टैंजिबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हीं का पोजेशन हम दे सकते हैं। तो इंटैंजिबल या जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, जिसको एक्चुअली किसी को दे नहीं सकते क्योंकि वो टैंजिबल नहीं है, तो क्या उनका पोजेशन नहीं हो सकता? क्या उनका गिफ्ट नहीं हो सकता? इसलिए ये डेफिनेशन है कि पोजेशन का मतलब जो है वो ये है ओनली सच पोजेशन, सिर्फ ऐसा ही पोजेशन जो कि वो प्रॉपर्टी जो कि गिफ्ट में दी जा रही है वो केपेबल है जिस तरीके से पोजेशन में देने के लिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी को आप एक्चुअली फिजिकल पोजेशन दे सकते हो। ठीक है, जैसे किसी को गाड़ी देनी है तो आप एक्चुअली वो गाड़ी को हैंड ओवर कर सकते हो। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में फिजिकल पोजेशन या फिर डिलीवरी ऑफ पोजेशन कंप्लीट हो जाता है द मोमेंट दैट फिजिकली दैट प्रॉपर्टी इज गिवन टू द डोनी, वो डिलीवरी ऑफ पोजेशन पूरा हो जाता है। पर जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि लैंड है या घर है, ठीक है, इन सिचुएशंस में क्या होगा, आप कैसे, आप घर उठा के तो नहीं दे सकते किसी को, तो फिर डिलीवरी ऑफ पोजेशन का मतलब क्या होगा? यहाँ पे प्रॉपर्टी पे किस तरीके का पोजेशन दिया जा सकता है। तो जब भी हम बात प्रॉपर्टी की करेंगे हम ये देखते हैं प्रॉपर्टी का नेचर क्या है, क्या प्रॉपर्टी मूवेबल है, इमूवेबल है, क्या फिजिकल पोजेशन पॉसिबल भी है या नहीं है। तो डिपेंडिंग कि प्रॉपर्टी का नेचर क्या है फिर हम पोजेशन की बात करते हैं। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में फिजिकल पोजेशन हम या फिर हम कहेंगे डिलीवरी ऑफ पोजेशन कब पूरा होता है, जब वो जो डोनर है वो उस प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने खुद के कंट्रोल से रिलीज़ कर देता है। इसका मतलब मान लीजिए घर है तो जो डोनर है, डोनर ने क्या किया, घर को खाली कर दिया, ठीक है, और विद एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू हिम, ठीक है। सो सारा सामान जो था उसका, उसके साथ उसने घर को खाली कर दिया। और जो अब डोनर है, नाउ डोनर एंटर्स द हाउस, सो वो जो अब जो डोनर के पास है, ठीक है, तो डोनर पुट द डोनर इन पोजेशन, अब डोनर को चाबी दे दी कि ये घर अब आपका है, ठीक है, या जो डोनर है वो फॉर्मली घर में एंटर कर जाता है। तो ये दो चीज़ें अगर इमूवेबल है कि जो डोनर
जो डोनर होगा वो जो प्रॉपर्टी दी है, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको वेकेट करेगा, ठीक है, अपनी सारी बिलोंगिंग्स के साथ, ठीक है। एंड इससे क्या होगा, ये सिग्निफाई करता है कि डोनर ने जो है अब अपने सारा जो प्रॉपर्टी है अब उस पर अपने राइट्स को जो है ट्रांसफ़र कर दिया है, कंट्रोल पूरी तरीके से अब डोनी को दे दिया है, और डोनी विल गेट द पोजेशन, ठीक है। पर ये तभी पॉसिबल है जब आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी केपेबल है पोजेशन के, फिजिकल इस तरीके के पोजेशन के। अब मान लीजिए कि मान लो प्रॉपर्टी भी है इमूवेबल, ठीक है, और पर वो प्रॉपर्टी अभी जो पोजेशन है, ये जो दो कंडीशंस है कि डोनर भाई उसको खाली कर देगा और उसको हैंड ओवर कर देगा डोनी को, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई घर किसी ने किसी को दिया, उस घर में किराएदार रहते हैं, ठीक है, तो एक इंसान ने दूसरे इंसान को घर गिफ्ट में दिया, बट किराएदार रहते हैं। अब किराएदार को वो निकालना नहीं चाहते, तो उस सिचुएशन में डिलीवरी ऑफ पोजेशन कैसे होगा? उस सिचुएशन में देखिए, ऐसी में सिचुएशन में हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का मतलब ये होता है कि आप ऐसे कुछ एक्ट्स करते हैं जिससे ये कॉन्स्ट्रू या ये बड़े आराम से ये इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जा सकता है कि आपने एक्चुअली में पूरा कंट्रोल जो है डोनी को दे दिया, ठीक है। तो मान लो उस घर में डोनी टीनेंट्स रहते हैं, अगर अब उस घर में टीनेंट्स रहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? एक तो आप क्या कर सकते हैं, आप टीनेंट्स को बता सकते हैं दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दिस पर्सन इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंडली, जितने भी रेंट्स होंगे या जितना भी रेवेन्यू है उस प्रॉपर्टी से वो अब डोनी कलेक्ट करेगा, ठीक है, डोनी कलेक्ट कर रहा है। जितने भी उस घर से रिलेटेड टैक्सेस हैं, ठीक है, वो सब या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, वो सब कौन पे कर रहा है? वो डोनी पे कर रहा है। तो इन सब से बड़ा क्लियर हो जाता है कि जो अब प्रॉपर्टी है वो किसके कंट्रोल में आ गई है? डोनी के कंट्रोल में आ गई। डोनर ने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल को गिव अप कर दिया है, ठीक है। इसको तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, ना डोनर घर से निकला ना डोनी की एंट्री हुई, ठीक है। पर यहाँ पे इन एक्ट्स के थ्रू ये बड़ा क्लियर हो गया कि जो डिलीवरी ऑफ पोजेशन है वो डोनी को दे गई। तो इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव। जब एक्चुअली डोनर घर को वेकेट कर देता है और हैंड ओवर कर देता है डोनी को, उसको बोलते हैं हम एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजेशन। जब वो पॉसिबल नहीं हो पाती है XYZ रीजंस की वजह से, तो उस सिचुएशन में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं क्या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन हुआ, कि क्या डोनर ने कुछ ऐसी एक्ट्स की जिससे कि ये क्लियर हो जाता है कि अब जो कंट्रोल है, अब जो उस प्रॉपर्टी पे कंट्रोल है वो डोनर का नहीं, वो डोनी का है, ठीक है। अब मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसा एज्यूम कीजिए, एक इंसान ने दूसरे इंसान को एक घर दिया गिफ्ट में, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया, पर उस घर में किराएदार रहते थे। डिक्लेयर करने के बाद भी वो जो है उस घर में जो किराया था वो खुद कलेक्ट करता था, डोनी नहीं करता था, टैक्सेस भी खुद भरता है, ठीक है। तो ऐसा इस तरीके का कोई भी एक्ट नहीं किया गया जिससे कि ये माना जाए कि जो कंट्रोल है घर का, ठीक है, वो डोनी के पास है। ऐसा कोई भी एक्ट नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में डिलीवरी ऑफ पोजेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसका मतलब गिफ्ट क्या है, वो वैलिड नहीं है, गिफ्ट कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। नाउ तो ये हमारा होता है कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। अब जैसे कि कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जहाँ पे जो ये डिलीवरी ऑफ पोजेशन है वो देना पॉसिबल नहीं है, जिस तरीके से एक्चुअल डिलीवरी देना पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी ने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया, ठीक है। अब मॉर्गेज कर दिया तो ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद उसके पास एक राइट है कि वो जितना अमाउंट उसने लोन पे लिया है वो उसको चुका दे और वो अपनी प्रॉपर्टी को जो है अपनी प्रॉपर्टी को वापस क्लेम कर सकता है, रिलीज़ करा सकता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन, जो हमने पहले भी लेक्चर में पढ़ा। इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन क्या होता है कि ये मॉर्गेजर का, जिसने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है, ये उसका राइट होता है कि वो जो भी अमाउंट उसने लिया है, डेट लिया है, उसको पे बैक करे और अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है। वो चाहे तो इस मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्ट में देना चाहे तो वो दे सकता है,
और ये अलाउड है, ठीक है। अब डिक्लेयर भी कर सकता है कि मैं अपना गे प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेज प्रॉपर्टी इसको गिफ्ट में दे रहा हूँ, डोनी इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, बट पोजेशन कैसे होगा? देखिए, अगर जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेजर के पास भी है, के पास ही है, मतलब जिसने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है वो प्रॉपर्टी उसी के पास है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, उन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब उसको उस जगह को खाली करना पड़ेगा और उस जगह पे कौन आएगा, उस जगह पे डोनी को पोजेशन देना पड़ेगा, डोनी को हैंड ओवर करना पड़ेगा। बट अगर मान लीजिए जो प्रॉपर्टी है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, वो मॉर्गेजर के पास नहीं है, इसका मतलब जिसने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा वो प्रॉपर्टी उसके पास नहीं है, वो जिसके पास गिरवी रखा मतलब मॉर्गेजी जो है उसके कंट्रोल के अंडर है, उसके पास है। तो ऐसी सिचुएशन में आप वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पोजेशन डोनर के पास नहीं है, वो किसी और के पास है, मॉर्गेजी के पास है। तो उस सिचुएशन में हम कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का रूल लगाएंगे। तो हम ये देखेंगे कि क्या फिर क्या जो डोनर है क्या उसने कुछ ऐसी एक्ट्स की जिससे कि जो पोजेशन है वो डोनी के कंट्रोल में आ गया है, ठीक है। तो ये इक्विटी ऑफ रिडम्पशन पे भी हम कंस्ट्रक्टिव पोजेशन देखते हैं अगर जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेजर के पास नहीं है, वो मॉर्गेजी के पास है। अब मान लीजिए एडवर्स पोजेशन की अगर हम बात करें, जहाँ पे एडवर्स पोजेशन हो जाता है, आपकी प्रॉपर्टी है और आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया है, ठीक है। अब आप वो प्रॉपर्टी, क्या वो प्रॉपर्टी आप किसी को गिफ्ट में दे सकते हैं? आप बिल्कुल दे सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। बस इसमें कंडीशन क्या है कि आपने डिक्लेयर भी कर दिया, एक्सेप्टेंस भी आ सकता है, बात आती है डिलीवरी ऑफ पोजेशन की, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली क्योंकि उस पर ऑलरेडी कब्जा है, ठीक है, अगर उस पर कब्जा है ज़मीन पे तो आप कैसे वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि आप खुद निकल रहे हैं और आप हैंड ओवर कर रहे हैं? वो तो हो नहीं सकता कि किसी और का कब्जा है उस पर। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? कंस्ट्रक्टिव पोजेशन लगेगा। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में आप कैसे, ऐसी कि कौन सी एक्ट्स है जो कि डोनर कर सकता है जिसको देख के हम ये कह सकते हैं हाँ भाई इसने जो कंट्रोल है वो डोनी को दे दिया। अब कैसे हो सकता है? अब मान लीजिए आपने सूट फाइल किया गया है, आपने सूट फाइल किया है, ठीक है, अगेंस्ट दैट एडवर्स पोजेशन। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस जिसको आपने गिफ्ट दिया डोनी को, आप उस सूट में पार्टी बना सकते हैं, ठीक है। आप म्यूटेशंस करा सकते हैं अपने जो पेपर्स में हैं, ठीक है। तो ये इससे बड़ा ही क्लियर इंटेंशन पता चल जाता है कि यू हैव गिवन अप कंट्रोल एंड यू वांट द डोनी टू टेक कंट्रोल ऑफ इट, ठीक है। तो जब भी डिलीवरी ऑफ पोजेशन की बात करेंगे हम गिफ्ट के अंडर, हीबा के अंडर, तो ये दोनों तरीके का जो पोजेशन है वो वैलिड पोजेशन माना जाएगा, एक्चुअल या फिर कंस्ट्रक्टिव। बस हम ये देखते हैं कि जिस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया गया है वो प्रॉपर्टी किस तरीके का पोजेशन देने के लिए केपेबल है। कि अगर एक्चुअल हो सकता है तो जब तक एक्चुअल नहीं होगा तब तक वो डिलीवरी ऑफ पोजेशन की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी और वो वैलिड नहीं रहेगा या कंप्लीट गिफ्ट नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर नेचर ऐसा है प्रॉपर्टी का भी उसमें एक्चुअल नहीं हो सकता पोजेशन, तो हम कंस्ट्रक्टिव पोजेशन देखते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं डिलीवरी ऑफ पोजेशन से रिलेटेड जिस सिचुएशन में पोजेशन देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन की कंडीशन को वेव ऑफ किया जा सकता है। तो वो क्या कंडीशन है उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कवर, ओके। सो फॉर दिस lecture that's it. If you like it, subscribe, please follow the channel and please share it. Thank you and take care.